नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। पराई नहीं प्यारी होती हैं बेटियां। बेटियों को पराया धन कहा जाता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये बात साफ साफ कही है कि बेटियां प्यारी बेटियां होती हैं और वो ज़िंदगी भर प्यारी रहती हैं, बचपन से बड़े होने तक। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ एक बड़ी दुविधा भी ख़त्म कर दी है कि क्या बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में, अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार है। वो अधिकार उनकी शादी के बाद भी बना रहता है कि नहीं बना रहता है, इसको लेकर विवाद था। हिंदू विरासत कानून, हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में कुछ बदलाव हुए थे और एक विवाद इस बात को लेकर भी चल रहा था कि उस बदलाव के पहले जिनके पिता की मौत हो चुकी है, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनका क्या होगा, उन पर क्या ये कानून का बदलाव लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि उन पर भी ये कानून लागू होता है और अब विरासत के मामले में जो भी परिवार हिंदू सक्सेशन एक्ट से के तहत गवर्न होते हैं, उनमें बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले का कुछ और ब्यौरा आपको दूंगा। उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी भी बजा दें, यानी नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दें, जिससे आपको खबर मिल जाए कब मेरा नया वीडियो आया और कब मैं लाइव आया हूं। इसके अलावा इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए। आलोक अड्डा आजकल मैं सत्यहिंदी.com पर भी करता हूं, आपको पता है, और सत्यहिंदी.com एक खास मुहिम है सच को सामने लाने की, सच की आवाज़ को बुलंद रखने की। सच की इस मुहिम में आप साथ देंगे, ये आपसे उम्मीद है, और इसके लिए अब आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता स्कीम का पूरा ब्यौरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको कैसे बनना है सदस्य, किस किस तरह के सदस्य होते हैं और आप उनमें से कौन सी सदस्यता लेना चाहते हैं। और अब शुरू करते हैं किस्सा पिता की संपत्ति में बेटी की हिस्सेदारी का। लड़कियों को पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आज सुनाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह फैसला डिलीवर किया है। और ये विवाद कहाँ से खड़ा हुआ है ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक विवाद ये चल रहा था कि ये हिंदू उत्तराधिकार कानून या हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो बदलाव 2005 में हुआ है, वैसे ये कानून 1956 में बन गया था, आपको ये पता होना चाहिए। 1956 में ही ये कानून में बदलाव होकर ये व्यवस्था कर दी गई थी कि बेटियों को भी पिता की संपत्ति में या ख़ानदानी संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, ख़ानदानी संपत्ति में और पिता की संपत्ति में फ़र्क क्या होता है ये आप समझते होंगे। पैतृक संपत्ति का अर्थ होता है वो संपत्ति जो पुरखों की चली आ रही है, यानी मेरे पिताजी के पिताजी की जो संपत्ति थी वो हमारी ख़ानदानी विरासत की संपत्ति मानी जाएगी, और जो मेरे पिताजी ने खुद कमाया है अपनी ज़िंदगी में वो उनकी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी कहलाती है, खुद का कमाया हुआ। जैसे मैं जो कुछ कमा रहा हूँ ये मेरा है, लेकिन अगर मेरे पिताजी मुझे कुछ देते हैं तो वो मेरी पैतृक संपत्ति होगी, और उसमें फिर जो हमारी आगे की पीढ़ियाँ होती हैं वो अपने हिस्से का दावा कर सकती हैं। उस संपत्ति पे मेरा वैसा अख्तियार नहीं होता है जैसा अख्तियार मेरा अपनी कमाई हुई संपत्ति पर होता है। तो 1956 में जब हिंदू उत्तराधिकार कानून बना था तभी उसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया था, लेकिन 2005 में एक संशोधन हुआ और इस संशोधन तक बेटे और बेटी में एक फ़र्क था। फ़र्क क्या था कि कोई पुत्री अपने परिवार की संपत्ति में बंटवारे की मांग नहीं कर सकती थी। ये नहीं कह सकती थी कि मुझे अब घर का बंटवारा चाहिए। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उसमें परिवार के बंटवारे की मांग अक्सर एक बेटा खड़ा होकर करता है। बंटवारे की मांग कोई पुरुष कर सकता था, और जब वो बंटवारा हो तब जो महिलाएं उस बंटवारे में हिस्सेदार थीं उनको भी उनका हिस्सा मिल जाता। ये नहीं था कि उनको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी शर्त थी कि अगर बेटी की शादी हो गई है तो शादी के बाद वो चली जाती है ससुराल, तो पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं बचता है। लेकिन अगर अविवाहित पुत्री है, तलाकशुदा है या उसके पति की मौत हो चुकी है, तब वो फिर पिता की संपत्ति में हिस्सेदार बन जाती थी। लेकिन 2005 में बदलाव के बाद जो कानून लागू हुआ है उसमें बेटे और बेटी के अधिकार बराबर कर दिए गए थे।
इसके बाद ये आ गया था कि घर की कोई लड़की भी अब संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकती है और शादी के बाद भी खानदानी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी खत्म नहीं होती है। लेकिन इसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ वो ही असली विवाद था जिसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये विवाद ये था कि 2005 के फैसले से पहले जो लोग दुनिया से जा चुके थे उनकी बेटियों पर या उनके वारिसों पर यह नया कानून लागू होगा या नहीं होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग फैसले हुए हैं इस मामले पर और उनकी वजह से काफ़ी भ्रम बना हुआ था। आज जो किस्सा सुप्रीम कोर्ट में था वो विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले का फैसला था और जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस फैसले को सुनाते वक्त जो शब्द कहे हैं, जो लाइन बोली है, वो सुनने लायक है। उनका कहना है कि बेटियों को भी बेटों की तरह ही बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। बेटियां जीवन भर प्यारी बेटियां ही रहती हैं। बेटी ताजिंदगी बराबर की वारिस रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या न जिंदा हो। इसमें इन्होंने कहा, डॉटर्स मस्ट बी गिवन इक्वल राइट्स एज सन्स। अ डॉटर रिमेन्स अ लविंग डॉटर थ्रू आउट लाइफ। द डॉटर शैल रिमेन अ को पार्टनर थ्रू आउट लाइफ irrespective of whether her father is alive or not। को पार्टनर एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन जो मैं उसको समझ पाया हूँ वो को पार्टनर का अर्थ ऐसे सभी लोग हैं जिनका किसी संपत्ति पर दावा बनता है, यानी जो उस संपत्ति में उनकी विरासत है, वो संपत्ति, वो सब वारिस हैं। वारिस शब्द के लिए ये टेक्निकल टर्म है को पार्टनर। और इसी के साथ उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत लाइन इस फैसले में कही है जस्टिस अरुण मिश्रा ने। उन्होंने ये कोट किया गया है जो जजमेंट में से, तो शायद साथ में जजमेंट के समय डिलीवर करते समय उन्होंने कहा है कि बेटा तो जैसे ही उसकी शादी हो जाती है उसके बाद वो अपनी पत्नी का हो जाता है, लेकिन बेटी पूरी ज़िंदगी बेटी रहती है, एक प्यारी बेटी रहती है। इस लाइन पर विवाद हो सकता है, कहा जा सकता है कि बेटे माँ बाप का ख्याल रखते हैं, बेटी तो ससुराल चली जाती है, फिर उसको वहाँ की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। लेकिन मेरा ख्याल है इस फैसले पर ये जो विवाद है ये उठ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत में एक दूसरी प्रथा चलती है, आपको पता ही होगा, और इसमें जो भाई लोग हैं उनकी तरफ से शिकायत यही है कि बेटी की शादी के समय बड़ा दहेज दिया जाता है तो उसको तो उसका हिस्सा उस तरह से मिल जाता है। लेकिन क्या वास्तव में उस तरह से उसका हिस्सा मिल जाता है? और ये उसको अपने माँ बाप की संपत्ति से अलग रखने की एक व्यवस्था चल रही थी जिसमें दहेज भी एक रास्ता था। तो मेरा ख्याल है दहेज प्रथा पर रोक लगाने में भी अगर ये फैसला हो जाता है और ये इस अंदाज में लागू होता है तो इससे दहेज प्रथा पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर रोक लग सकती है, क्योंकि फिर ये वाला मोह खत्म हो जाएगा कि आप दहेज में दे दिया जाए क्योंकि बाद में तो कुछ मिलना नहीं है लड़की को, तो लड़की पराया धन होती है, अभी जो देना है दे दो। अब अगर आपका हिस्सा रहेगा, और आजकल बहुत से लोग, आप ये पुराने ज़माने की बात जाने दीजिए जब ये होता था कि शादी तो जन्म जन्म का बंधन है, एक बार शादी हो गई तो कई जन्मों तक निभाई जाएगी। अब जबकि तलाक के मामले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, माँ बाप भी बहुत चिंतित होते हैं। अभी मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे पूछा कि बेटी की शादी कर रहे हैं और हम चाहते हैं हम उसको कुछ ऐसा पैसा दे दें, इस तरह से रखें कि वो उसके कंट्रोल में रहे। तो वो कंट्रोल में रखने का भी एक तरीका है। हमारे पुराने टैक्स गुरु हुआ करते थे सुभाष लखोटिया जी, अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनकी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था कि एक ट्रस्ट बनाया जा सकता है अपनी बेटी के नाम, जिसकी ट्रस्टी वो खुद नहीं होगी, जिसकी बेनिफिशियरी वो होगी, और वो शादी के बाद भी, वो बड़े होने के बाद भी, वो उस ट्रस्ट में आप जो पैसा डाल सकते हैं जिस पर उसका नियंत्रण खुद का भी नहीं होगा कि कोई चाहे उससे कि भाई चेक काट के इस ट्रस्ट में से पैसा निकाल दो, तो वो निकाल के नहीं दे पाएगी, ये सुविधा उसके हाथ में नहीं रहेगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं करने के बजाय जब घर की संपत्ति में अगर उसका बराबर का हिस्सा होगा तो उसके लिए सुरक्षा की गारंटी ज़्यादा मजबूत होगी, मेरा अपना मानना ये है। और दूसरी दिक्कत जहां आती है वो दिक्कत है जहां कुछ तंगी है, संकट है, कमी है, या जहां बहुत ज़्यादा संपत्ति है। अभी आप बड़े बड़े उद्योग घरानों में देखिए जहां भाई भाई के बीच झगड़ा होता है, भाई बहन के बीच झगड़े की खबर वहाँ नहीं आती है, क्योंकि बहन को तो पहले ही विदा कर दिया गया है, मान लिया गया है, उसका तो कोई हिस्सा या हक कुछ बचा नहीं है। तो जो लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट में और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चलाते हैं, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए लागू होता है। ये सामान्य घरों में, मिडिल क्लास घरों में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रचलन कम होता है,
कुछ लोग करने लगे हैं टैक्स के चक्कर में इधर, लेकिन आमतौर पर ये बड़े घरानों में, बड़े उद्योग घरानों में, ज़मींदारों के परिवारों में जहाँ बहुत संपत्ति होती है वहाँ होता है। तो उसको इस नियम से वो बाध्य हैं, इस हिसाब से उनको चलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फैसला है, बहुत दूरगामी फैसला है। साथ में अदालत ने कहा है कि जितने हाई कोर्ट्स में और जितनी निचली अदालतों में इस तरह के फैसले लटके हुए हैं, और वो इसीलिए लटके हुए थे क्योंकि इस पर सफाई नहीं थी। क्योंकि 2016 में एक फैसला आया था फूलवती वर्सेस प्रकाश मामले में। उस फैसले में ये कहा गया कि ये बात सही है, फूलवती वर्सेस प्रकाश मामले में ये बात मान ली गई कि बेटी का अधिकार होगा। 2008 के पहले पिताजी का देहांत होने के बावजूद बेटी का अधिकार होगा। लेकिन 2018 में एक दूसरा फैसला आया जिसमें ये इसको उल्टा मान लिया गया। कहा गया जिस वक्त कानून लागू हुआ है उस वक्त जो पिता और जो पुत्री दोनों जीवित रहे हों उन पर तो यह लागू होता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी जीवित नहीं है तो उस पर यह लागू नहीं होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस मंगलवार के फैसले ने इस स्थिति को साफ कर दिया है। उनका कहना है कि अगर दोनों में से एक भी उस तारीख के बाद जीवित है तो ये फैसला उस पर लागू होता है। इससे अब बहुत लोगों के मन में बेचैनी शुरू हो गई होगी कि बहुत सारी बेटियां संपत्ति का दावा कर सकती हैं। आप भी सोच सकते हैं कि क्या आपकी माँ अपने घर जाकर और अपनी संपत्ति में से हिस्सा मांग सकती हैं अगर वहाँ ऐसी संपत्ति है। अगर पहले ही किसी के पास संपत्ति नहीं है, आमतौर पर पाया ही जाता है जिन घरों में लोग सक्षम हो गए हैं, अपना खर्चा उठा रहे हैं, सामान्य मध्यवर्गीय परिवारों की बात कर रहा हूँ, और किसी तरह की तंगी किल्लत नहीं है, वहाँ इस तरह का संकट, इस तरह की समस्या खड़ी होती नहीं है। वहाँ लोग ज़्यादातर जब सरकार ने और प्रधानमंत्री ने कहा उससे पहले ही आत्मनिर्भर हो चुके हैं, और वो एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक रहते भी हैं। उनके बीच इस तरह का लेन देन का विवाद होता नहीं है। विवाद कहाँ होता है? जहाँ संकट होता है, जहाँ पैसे की कमी होती है, और या जैसा मैंने पहले कहा जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो सकता है कि इससे नए विवाद खड़े हो जाएं, लेकिन अभी हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि इससे बहुत सारी अदालतों में चल रहे बहुत सारे मुकदमों को अंजाम तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अब मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें और इसको लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।